हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने कल पढ़ा था वुड का घोषणा पत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन 1882-83। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है इस समय स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा पढ़ रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आपने पहले पढ़ा प्राच्य पाश्चात्य विवाद, 1813 का आज्ञा पत्र। फिर 1813 के आज्ञा पत्र से उत्पन्न प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कैसे हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड के 1839 में। उससे पहले लॉर्ड मैकाले आए 1835 में। फिर उसके बाद 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया। आपको पता है कि वुड के घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये हमने कल आपको बताया था, क्योंकि वुड के घोषणा पत्र के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा की विस्तृत व्याख्या की गई थी। तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया और उन्होंने सिफारिश की और शिक्षा के संबंध में विस्तृत व्याख्या की और विस्तृत नीति को बताया कि किस तरह सिफारिशें दी कि किस तरीके से शिक्षा को और अधिक हम उन्नतशाली बना सकते हैं। ठीक, तो भारतीय शिक्षा आयोग क्यों आया, इसको जानिए। पहले भारतीय शिक्षा आयोग इसलिए आया कि ये देखा गया कि लॉर्ड वुड ने अपने घोषणा पत्र में इतनी अधिक शिक्षा की व्याख्या की थी, विस्तृत व्याख्या की थी और विभिन्न सारी नीतियां दी थी, लेकिन उन नीतियों को ठीक ढंग से क्रियान्वित किया गया है कि नहीं। क्या वुड के घोषणा पत्र में वर्णित शिक्षा नीति को पूरी तरीके से क्रियान्वित किया गया है कि नहीं? तो इसलिए उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। किसका गठन किया? भारतीय शिक्षा आयोग। और इस भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। कौन थे इसके अध्यक्ष? सर विलियम हंटर। इनकी अध्यक्षता में, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का क्या नाम था? भारतीय शिक्षा आयोग, जिसके सचिव थे B.L. राइस। कौन सचिव थे? B.L. राइस इसके सचिव थे। और इस आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 20 थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका एक नंबर में पूछा जाता है कि हंटर आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 20 थी। और इस आयोग में भारतीयों की संख्या कितनी थी? 7। इसमें कितने भारतीय थे? 7 भारतीय थे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन क्यों किया गया। मैंने आपको बताया कि वुड के घोषणा पत्र 1854 के अंतर्गत शिक्षा के संबंध में विस्तृत व्याख्या की गई और बहुत सारे सुझाव उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिए, लेकिन देखा गया कि शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये देखा गया कि क्या उनके घोषणा पत्र में जो भी बातें बताई गई हैं, क्या उन बातों को क्रियान्वित किया गया है कि नहीं किया गया है, और किया गया है तो कितनी सीमा तक किया गया है, और उसमें हम नया संशोधन और क्या कर सकते हैं जिससे भारतीयों की शिक्षा क्या हो जाए? उन्नतशील हो जाए, प्रभावशाली हो जाए, जो उस समय की शिक्षा की स्थिति दयनीय है वो समृद्धशाली हो जाए। ठीक, तो इसके लिए लॉर्ड रिपन ने एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम रखा गया भारतीय शिक्षा आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे, जिनके अध्यक्षता के अंतर्गत इस आयोग का गठन हुआ। इसलिए इस आयोग को हंटर कमीशन भी कहते हैं। ये कब किया गया? 1882 में। फिर वो जो टीम गठित की गई, तो उस टीम ने भारतीय शिक्षा का पूरी तरीके से मूल्यांकन किया
और देखा कि उड के घोषणा पत्र में क्या क्या कमियां थी, या उन जो उड के घोषणा पत्र की जो सिफारिशें थी वो कितनी मात्रा में क्रियान्वित की गई थी, यानी कितनी मात्रा में चालू की गई थी, कितनी मात्रा में लागू की गई थी। तो इस तरीके से उन सदस्यों ने देश में, भारत में भ्रमण करके अपने दस्तावेज को इकट्ठा किया, अपनी सिफारिशों को इकट्ठा करके एक प्रतिवेदन बनाया और जिसको मार्च 1883 में लॉर्ड रिपन के समक्ष प्रस्तुत किया। यह कितने पन्नों का प्रतिवेदन था? 600 पन्नों का था। कितने पन्नों का था? 600 पन्नों का प्रतिवेदन था। कब प्रस्तुत किया गया? 1883 में। कब प्रस्तुत किया गया? 1883 में। क्लियर? अब जो इस आयोग का गठन किया गया, आपने उड के घोषणा पत्र में देखा था कि उड के घोषणा पत्र में कहीं पे भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, सिर्फ उच्च शिक्षा पर ही बल दिया गया था। सिर्फ विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में अत्यधिक सुझाव दिए गए थे। तो इस आयोग ने क्या किया? इस आयोग से कहा गया कि आपके जांच का मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले आप यहाँ की भारत की प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन कीजिए। क्या कीजिए? भारत की प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन कीजिए कि प्राथमिक शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य सही है कि नहीं है, प्राथमिक शिक्षा जो है बालकों का सर्वांगीण विकास कर रही है कि नहीं कर रही है। इस तरीके से पहला रखा गया कि प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन करना। दूसरा रखा गया उड के घोषणा पत्र का अध्ययन करना कि उड के घोषणा पत्र की जो सिफारिशें हैं, जो सुझाव हैं, उनको कितनी सीमा तक लागू किया गया है। फिर तीसरा माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन कि माध्यमिक शिक्षा में क्या कमियां हैं, माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं कि नहीं खोले जा रहे हैं, माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति कैसी है, इस सब के बारे में उसको कहा गया कि इन सारी चीज़ों के बारे में आप अध्ययन करके अपना एक प्रतिवेदन हमारे समक्ष, अपनी एक सिफारिशें, अपने सुझाव हमें एक प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। और ये सारा अध्ययन करके उस आयोग ने मार्च 1883 में 600 पन्नों का एक प्रतिवेदन लॉर्ड रिपन के समक्ष प्रस्तुत किया। सही। अब हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग ने सुझाव क्या क्या दिए। तो पहला हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में उसने क्या सुझाव दिया। तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सबसे पहला उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जन शिक्षा का प्रसार, अर्थात शिक्षा सभी के लिए हो, कोई भी बच्चा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से वंचित ना होने पाए। आपने देखा था कि मैकाले के विवरण पत्र में एक नीति आई थी, निस्यंदन सिद्धांत, याद आया? निस्यंदन सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत किसके लिए था? सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए था। तो उड के घोषणा पत्र में उसका खंडन किया गया था। उड ने अपने घोषणा पत्र में निस्यंदन सिद्धांत की घोर आलोचना की थी, लेकिन उड ने अपने घोषणा पत्र में कुछ हल्की फुल्की सिफारिश प्राथमिक स्तर के लिए की थी, लेकिन कोई प्राथमिक स्तर की विस्तृत व्याख्या नहीं की थी। और उड के घोषणा पत्र की एक जो बहुत बड़ी कमी थी, बहुत अच्छा पत्र था, बहुत विस्तृत व्याख्या की थी, लेकिन उसकी एक जो मुख्य कमी थी वो ये कमी थी कि उड भी कहीं ना कहीं मैकाले के तरह अंग्रेजी शिक्षा के ही पक्षधर थे और उनका शिक्षा का जो व्यापक उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं समाप्त होता दिख रहा था उनके सुझावों में। उनकी शिक्षा क्या हो गई थी? संकुचित अर्थ में आ गई थी, अर्थात शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करना और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात केवल बाबू वर्ग यानी क्या करना? सिर्फ बाबू वर्ग को तैयार करना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उड के घोषणा पत्र की एक बहुत बड़ी कमी थी। तो यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव दिया गया, ये कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जन शिक्षा का प्रसार, अर्थात सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा से कोई भी बालक प्राथमिक स्तर पर किसी भी प्रकार से वंचित
नहीं होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक होनी चाहिए, जो आपके जीवन उपयोगी हो। ये नहीं कि सिर्फ नौकरी पाने वाली होनी चाहिए, नहीं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो आपके व्यवहारिक हो, जो जीवन के लिए उपयोगी हो, ऐसी शिक्षा बालकों को दी जाए। अगला उद्देश्य इनका था कि शिक्षा ऐसी हो जो बालकों को आत्मनिर्भर बनाए, स्वावलंबी बनाए। ऐसी शिक्षा बालकों को प्राथमिक स्तर पर दी जाए। फिर अगला इन्होंने बताया कि शिक्षा में प्रशासन, प्राथमिक स्तर की शिक्षा का प्रशासन कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक स्तर के जितने भी विद्यालय हैं, जिस जिले में हैं, उस जिले के जिला पंचायत, नगर पालिकाओं का ये दायित्व होना चाहिए कि वो अपने जिले के प्राथमिक विद्यालयों का सुचारू रूप से संचालन करवाएं। राज्यों को चाहिए कि उनको उनके दायित्व से संपर्क कराएं और उनको अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उनको आदेशित करें कि जो जिले स्तर के जो विद्यालय हैं, वहाँ की जिला पंचायतें जो हैं, नगर पालिका हैं, ये सारे अपने अपने जिले के प्राथमिक विद्यालयों का ठीक प्रकार से संचालन करें। फिर अगला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? जीविकोपार्जन होना चाहिए, यानी व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बताया कि बालकों को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत उनके प्रांत के अनुकूल शिक्षा दी जाए, उनको कृषि की शिक्षा दी जाए, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताया जाए, उन्हें बही खाता के बारे में बताया जाए, उन्हें सामान्य ज्ञान के बारे में बताया जाए। ये सारे विषय उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएं। फिर अगला है माध्यम। हंटर आयोग का मुख्य सब सिफारिश थी कि प्राथमिक स्तर में शिक्षा का माध्यम पूर्ण रूप से वहाँ की अपनी मातृभाषा हो। शिक्षा किस भाषा में दी जाए? बालकों को उनकी अपनी मातृभाषा में दी जाए तथा वहाँ की स्थानीय जो भाषा हो उस भाषा से शिक्षा दी जाए। फिर अगला है शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में इन्होंने बताया कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक जो होने चाहिए प्रशिक्षित होने चाहिए और इसके लिए अधिक से अधिक प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय खोले जाएं, जिससे शिक्षक प्रशिक्षित हो सके और सुचारू रूप से शिक्षा का संचालन कर सके। अब आइए अगला देखते हैं माध्यमिक शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में इनका मुख्य उद्देश्य था कि नंबर 1 जीवन उपयोगी शिक्षा होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा कैसी हो? जीवन उपयोगी शिक्षा हो। सामान्य जीवन हेतु सफल शिक्षा की व्यवस्था हो। अगला है उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु छात्रों की उपयुक्त तैयारी की जाए। माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो? जीवन उपयोगी शिक्षा हो। क्या हो? नंबर 1 जीवन उपयोगी शिक्षा हो। अगला सामान्य जीवन हेतु सफल शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और तीसरा मुख्य उद्देश्य था कि माध्यमिक शिक्षा कैसी हो? माध्यमिक शिक्षा ऐसी हो जो बालकों को उच्च शिक्षा के प्रवेश के लिए तैयार कर सके। आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा यानी मध्य की शिक्षा, हमारे प्राथमिक और उच्च के मध्य में प्राथमिक को उच्च से जोड़ने वाली शिक्षा कौन सी होती है? माध्यमिक शिक्षा होती है। और माध्यमिक शिक्षा में ही बालक को अपना करियर या अपना लक्ष्य समझ में आने लगता है कि उसे आगे चल के क्या करना है। इसके लिए इन्होंने पाठ्यक्रम बनाया, क्योंकि माध्यमिक मध्य की कड़ी ही सबसे मजबूत कड़ी होनी चाहिए और माध्यमिक स्तर पर ही बालक डिसाइड कर लेता है कि उसे किस फील्ड में या किस क्षेत्र में जाना है। तो इसके लिए इन्होंने पाठ्यक्रम में 2 पाठ्यक्रम रखे। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको खूब याद कर लीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि पाठ्यक्रम 2 पाठ्यक्रम रखे गए। कौन सा? आ पाठ्यक्रम और बा पाठ्यक्रम, ए कोर्स बी कोर्स। आ पाठ्यक्रम कौन सा था?
आ पाठ्यक्रम उन बालकों के लिए था जो बालक माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात आगे उच्च शिक्षा की पढ़ाई करना चाहते थे। ये पाठ्यक्रम कैसा था? साहित्यिक था। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। आ पाठ्यक्रम साहित्यिक था और ये पाठ्यक्रम किनके लिए था? ये पाठ्यक्रम उन बालकों के लिए था जो बालक आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। फिर है दूसरा बा पाठ्यक्रम। बा पाठ्यक्रम व्यवसायिक था जिसके अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे है विज्ञान, कृषि, विभिन्न प्रकार के रोजगार से संबंधित, विभिन्न प्रकार के रोजगारों से संबंधित, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से संबंधित इसकी जो शिक्षा दी जाती थी वो आपके बी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती थी। फिर तीसरा शिक्षा का माध्यम। यहाँ पे उन्होंने कहा कि चाहे वो आ पाठ्यक्रम हो चाहे ब पाठ्यक्रम हो, अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य होगा। अर्थात शिक्षा के माध्यम में हंटर कमीशन का क्या सिफारिश रही कि आपकी मातृभाषा के साथ साथ आपको अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य होगा। फिर अगला है शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में इन्होंने कहा कि माध्यमिक स्कूलों के में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अधिक से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं। उन शिक्षकों को अधिक से अधिक प्रशिक्षित किया जाए। जब प्रशिक्षित शिक्षक होगा तो हमारी शिक्षा और अधिक अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल सकेगी, क्योंकि उस समय शिक्षकों के प्रशिक्षण वाले विद्यालय बहुत कम थे। फिर अगला है सरकार की नीति। इसके अंतर्गत आयोग ने कहा कि सरकार, राज्य सरकार को माध्यमिक शिक्षा से अपना जो है मतलब राज्य सरकार जो है वो माध्यमिक शिक्षा को पूरी तरीके से वहाँ के जो जिले के निकाय हैं और जो वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है उनको पूरी तरीके से उसको सौंप देना चाहिए। और साथ ही साथ ये कर्तव्य होना चाहिए कि हर जिले में एक एक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय होना अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही साथ जो विद्यालय निजी विद्यालय चल रहे थे, ऐसे विद्यालयों को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाए, जिससे उनकी जो स्थिति है वो और अच्छी हो सके। तो ये तो आपका माध्यमिक शिक्षा। फिर आपका उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने बताया कि उच्च ज्ञान की प्राप्ति। उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उच्च ज्ञान की प्राप्ति। फिर अगला है विशिष्ट योग्यताओं का विकास। उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विशिष्ट योग्यताओं का विकास होना चाहिए। बालकों को अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उनको नैतिक शिक्षा के बारे में भी बताया जाए, उनको अपने नैतिकता के बारे में भी बताया जाए। फिर है उच्च शिक्षा का प्रशासन कैसा होना चाहिए? तो उच्च शिक्षा या महाविद्यालयों का प्रशासन के लिए इन्होंने कहा कि पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत संस्थाओं पर डाली जाती है। उच्च शिक्षा का प्रशासन पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत संस्थाओं पर डाली जाती है। और साथ ही साथ जहाँ पे महाविद्यालय नहीं है वहाँ अधिक से अधिक महाविद्यालय खोले जाएं, जिससे बालक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। फिर शिक्षा के माध्यम के संबंध में यहाँ पर हंटर कमीशन ने डायरेक्ट तो प्रत्यक्ष रूप से तो कोई सुझाव नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसने कहा कि शिक्षा का माध्यम पूर्णतः अंग्रेजी होना चाहिए। फिर पाठ्यक्रम के संबंध में इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम बालकों के रुचि के अनुसार होना चाहिए। उसमें अधिक से अधिक विषयों को व्यापक बनाकर शामिल किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और पाठ्यक्रम में मानवता और नैतिकता का ज्ञान देने वाले विषय शामिल करने चाहिए। तो ये तो रहा आपका उच्च शिक्षा। फिर इन्होंने स्त्री शिक्षा के संबंध में भी अपने सुझाव दिए, बताया कि स्त्रियों के लिए अधिक से अधिक यानी बालिका विद्यालय अधिक से अधिक खोले जाएं।
जो गरीब बालिकाएं हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाए। विद्यालय ऐसे खोले जाएं जो आवासीय हों, जैसे बालिका वहाँ पे रहकर शिक्षा ग्रहण कर सके, और उन बालिकाओं को समय छात्रवृत्ति दी जाए, उन बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और स्त्री शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। उसके प्रति सरकार अधिक से अधिक अपना ध्यान दे और अधिक से अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना करे। बालिका विद्यालय यानी माध्यमिक बालिका विद्यालय, जो है उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय और आपके महाविद्यालय, बालिका महाविद्यालय खोले जाएं। फिर मुस्लिम शिक्षा के संदर्भ में भी उन्होंने सुझाव दिया कि मुस्लिमों के शिक्षा के लिए अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए, क्योंकि उस समय मुस्लिमों की शिक्षा की मतलब मुस्लिमों को के लिए कोई से अलग से शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उनको पृथक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनके लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ये विद्यालय खोले जाएं, जिससे कि मुस्लिम बालक अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सके। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, स्कॉलरशिप दी जाए। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इन बच्चों की प्रगति का अलग से रिपोर्ट बनाकर उसका आकलन किया जाए। तो यह हुआ आपकी मुस्लिम शिक्षा। फिर आपकी आती है धार्मिक शिक्षा, जो आपके उड के घोषणा पत्र में नहीं थी। उड के घोषणा पत्र में धार्मिक शिक्षा को कहीं पे भी कोई स्थान नहीं दिया गया था। हंटर कमीशन ने अपने घोषणा पत्र में, अपनी सिफारिश में, अपने सुझाव में धार्मिक शिक्षा को स्थान दिया है। इन्होंने कहा किसी भी मिशनरी या हिंदुस्तानी संस्था द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, यानी जो सरकारी विद्यालय चल रहे हैं उन सरकारी विद्यालयों में किसी भी प्रकार की धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन जो विद्यालय निजी प्रबंधक के अनुसार, निजी प्रबंधक के द्वारा चल रहे हैं, ऐसे विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। फिर इन्होंने बताया कि मिशनरियों के शिक्षा के संबंधी सुझाव। इसमें इन्होंने बताया कि मिशनरी स्कूल व भारतीय स्कूलों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात जो मिशनरी स्कूल चल रहे हैं या भारतीय स्कूल चल रहे हैं, उन पर सरकार किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। भारतीयों की शिक्षा का भार मिशनरियों पर नहीं छोड़ा जाएगा। फिर अगला इन्होंने बताया सहायता अनुदान के संबंध में सभी प्रकार के विद्यालयों के प्रति सकारात्मक रवैया सरकार अपनाएगी। अर्थात कोई भी विद्यालय हो, चाहे वो मिशनरी का हो, चाहे हमारा धार्मिक विद्यालय हो, चाहे निजी विद्यालय हो, चाहे सरकारी विद्यालय हो, किसी भी प्रकार में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार सबको एक समान सहायता अनुदान प्रणाली देगी। तो ये तरह बच्चों आपका भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन किसकी अध्यक्षता में बनाया गया भारतीय शिक्षा आयोग? सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। इसके सचिव कौन थे? B.L. राइस थे। इस आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 20 थी। और ये प्रतिवेदन कितने पन्नों का था? 600 पन्नों का था। और कब प्रस्तुत किया गया? मार्च 1883 में। और इसने शिक्षा के संदर्भ में अपनी एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की, सुझाव प्रस्तुत किए, जिसमें इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को मुख्य बिंदु बनाया, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को, और कहा कि उड के घोषणा पत्र में जो कमियां थी उनमें सुधार किया, और साथ ही साथ उड के घोषणा पत्र की जो सिफारिशें थी जो क्रियान्वित नहीं हुई थी, उनके क्रियान्वित किए जाने के प्रति भी इन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए कि उन जो है सुझावों को क्रियान्वित किया जाए। उड के घोषणा पत्र में एक चीज नहीं थी, आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं थी। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में धार्मिक शिक्षा को भी शामिल किया कि धार्मिक शिक्षा दी जाए, लेकिन सरकारी विद्यालयों में नहीं, निजी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और इन विद्यालयों को के प्रति सरकार का किसी प्रकार का
सकारात्मक रवैया रहेगा और वो सहायता अनुदान प्रणाली भी उसको देगी। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा जिले के जो आपके नगर पालिका है, न्याय पंचायत है, इनके ऊपर इसका उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसके संचालन के लिए अधिक से अधिक उनको प्रयासरत होना चाहिए। जो देसी विद्यालय चल रहे हैं, जो विद्यालय चले आ रहे हैं, देसी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों की स्थिति को अधिक से अधिक सुदृढ़ किया जाए, उनको सहायता अनुदान प्रणाली दी जाए, जिससे वो विद्यालय और अच्छे तरीके से चल सके। तो ये तो रहा बच्चों आपका भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1882-83। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।